Hello, so welcome back to my another video, and we have started the topic. This is vectors in class 11 physics. You guys know that in this vectors मैंने आपको we have covered different types of vectors, उनकी definitions मैंने आपको बताई थी, and on last turn we have discussed triangle of vector addition. I mean like vectors को कैसे ऐड करते हैं वो हमने देखा था, एंड बेसिक जो चीज़ थी वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन ही था, बट उस पर हमने पैरेललोग्राम लॉ भी देखा और उसी को थोड़ा सा जर्नलाइज किया हुआ था। सेम चीज़ को अगर और हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो बट वो उसकी स्टार्टिंग ट्रायंगल लॉ से ही होगी। देखते हैं, तो आप उसको हेडिंग डालिए, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। राइट, तो एक अलग से कोई ऐसा नया लॉ नहीं है हमारे पास, जो पिछली अवेलेबल चीज़ें हैं हमें उसी हिसाब से इस पॉलीगन में लगाना है, क्योंकि अब 3 साइड से क्लोज हो, 4 साइड से हो, 5 साइड से हो, मतलब बहुत सारी साइड्स अगर बनने लगे तो हम उसको हम कह सकते हैं पॉलीगन लॉ। तो हम पुरानी चीज़ों से इसको उठाते हैं कि हम क्या कह रहे थे कि सर जब आप एक्चुअली एक ए वेक्टर को ऐसे ले रहे थे, उसके हेड से पहले वाले दूसरे वाले वेक्टर की टेल आप कनेक्ट कर देते थे ऐसे, तो इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन था वो ऐसे आता था सर। अब जैसे भी सर्कल ऐसे जा रहा है, ये चेन ऐसे बनी हुई, यूँ जाएगा यूँ जाएगा यूँ जाएगा यूँ जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा। तो अगर इसका टेल इधर है, इसका हेड इधर है, उसी तरह से इसका टेल इधर है, ये है, इसके हेड से इसकी टेल कनेक्टेड है, इसका रिजल्टेंट आ रहा है इसकी क्लोजिंग साइड से, और हम उसको फिर इस तरह से करते हैं कि उसके हेड से फिर उसका हेड कनेक्ट होता है रिजल्टेंट का। ठीक है, तो ये इसका रिजल्टेंट आ रहा था हमारा ऐसे। क्या हो सकता है और देखो, जैसे एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है। ठीक बात। अब अगर इन तीनों का मुझे रिजल्टेंट चाहिए, तो जैसे ये इस तरह से एक चेन बनी हुई थी ऐसे ही हो, अब मैं इसको अगर ब्रेक कर दूं, इसको ऐसे ना करके मैं इसको अगर कंप्लीट ऐसे कर दूंगा ना, तब तो ये जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा बेटा, ये समझने की कोशिश करो। ये इसको कैंसिल आउट कर देगा और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। इस तरह से अगर एक क्लोज्ड लूप होता है और उसमें इसी तरह से अगर वो चेन कंप्लीट हो जाती है, तो उन सब का तो सम होता है जीरो। लेकिन अगर ऐसा हो कि इसका इस तरह से आपने कनेक्ट किया हेड को टेल से, फिर हेड को टेल से, फिर हेड को टेल से, लास्ट में जो साइड ओपन बच गई है, आप उसे क्लोज करें और फिर उसके जो डायरेक्शन उसको रिवर्स कर दें, मतलब ऐसे ना करके मैंने फिर से इसको एरो को एरो से कनेक्ट कर दिया, देन दिस विल बी योर रिजल्टेंट। तो यही पॉलीगन लॉ कह रहा है। पॉलीगन लॉ क्या कह रहा है कि जब आपके पास एन वन साइड्स हों, जब आपके पास एन वन साइड्स हों, कि सर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, मैं देखो कंप्लीट उसी तरह से फॉलो करता जा रहा हूँ। इसके हेड से इसका टेल कनेक्ट किया, फिर इसका टेल इसके हेड से कनेक्ट किया, फिर इसका टेल इसके हेड से कनेक्ट किया, फिर इसके हेड से इसका टेल कनेक्ट किया। अभी तक हमने कहीं भी चेन को ब्रेक नहीं किया है। तो फॉर एग्जांपल ऐसे एन वन साइड्स हों हमारी, फॉर एग्जांपल ऐसे हमारी कितनी साइड्स हों, एन वन साइड्स हों, तो जो nth साइड रहेगी, जो nth क्लोजिंग साइड रहेगी, दैट विल बी द रिजल्टेंट। कोई n साइड का पॉलीगन हो, जैसे अब ये कितनी साइड का पॉलीगन बन जाएगा कि सर ये बन जाएगा आपका 1 2 3 4 5, ये आपकी 5 तो है, 1 2 3 4 5, ये आपकी 5 साइड है, तो ये हो जाएगी। इसको अगर कंप्लीट करोगे तो 6, कि सर 6 साइड का पॉलीगन, 6 साइड का जो पॉलीगन होगा तो उसमें जो 5 साइड रहेंगी, ये 1 2 3 4 5, ये 5 साइड रहेंगी। इन 5 साइड्स का जो एडिशन रहेगा, वो बची हुई रिमेनिंग साइड जो रहती है उसका, वो एक तरह से उसका रिजल्टेंट को डिनोट कर रही होती है। समझ रहे हैं? तो जब ये 6 साइड हैं तो 5 साइड, उसी तरह से जब ये n साइड का पॉलीगन हो, तो ये n माइनस वन जो साइड्स हैं, क्योंकि n में से एक को कम करना है ना, तो n माइनस वन जो साइड्स हैं
उसमें से जो nth साइड रहेगी दिस विल बी द रिजल्टेंट। ये है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप ओ से स्टार्ट हुए, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ए वेक्टर कह दूं, इसको मैं बी वेक्टर कह दूं, इसको मैं सी वेक्टर कह दूं, इसको डी, इसको ई, ठीक। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट आर वेक्टर आया ना, ये आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, इस तरह से मिलके बना। और ये ए वेक्टर एक्चुअली में आपका है क्या, ये है हमारा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, बी है जो ए बी है वो, सी क्या हो जाएगा बी सी, बी सी, डी क्या हो जाएगा बेटा सी डी, और ये हो जाएगा हमारा डी ई। तो जो फाइनल रिजल्टेंट रहेगा वो रहेगा हमारा एक तरह से शुरू का ओ और ये लास्ट का ई, ओ ई, और ये ओ ई ही तो है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो जो वेक्टर का जो जहाँ पर एरो रहता है वो उसकी फाइनल पोजीशन को डिनोट करेगा। इसके लिए यहाँ पर है फाइनल, इस बी वेक्टर के लिए ये फाइनल है, उसी तरह से ओई वेक्टर के लिए ये वाली फाइनल है। तो nth साइड रहती है वो n-1 साइड्स के सम को दिखा रही होती है। दिस इज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ में क्या था हमारा, दो साइड्स के सम को तीसरी दिखा रही थी, ये 4 साइड का हो जाएगा तो तीनों साइड का सम को दिखाएगी। उसी तरह से अगर n साइड का हुआ तो n-1 साइड्स का जो समीशन रहेगा वो nth साइड रिप्रेजेंट कर रही होगी। सीधी सी बात है। तो एक तरह से उसी को जनरलाइज किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब कैसे भी हो आपकी जो चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो चेन अगर कंटिन्यू चलती जा रही है तो लास्ट वाला जो रिजल्टेंट रहेगा उसमें आप उसको रिवर्स कर दीजिए, दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट। आई होप आप सबके ये समझ में आया होगा, ठीक बात। अब मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवाता हूं, वो आप नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिए आपके नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Point number 1, the resultant of two unequal vectors, the resultant of two unequal vectors cannot be zero. The resultant of two unequal, दो ही तो वेक्टर है और वो क्या है अनइक्वल, the resultant of two unequal vectors cannot be zero. अगर दो इक्वल होते तो वो जीरो हो सकते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में तब तो जीरो नहीं होंगे, बट अगर मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और दो है और एक कंप्लीटली रिवर्स डायरेक्शन में तो जीरो हो जाएगा। बट वो है ही अनइक्वल, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, एक का 3 एक का 4 है, तो फिर आप उससे किसी भी डायरेक्शन में रख लीजिए, क्या कभी जीरो कर सकते हैं ना। ये मैंने पॉइंट इसलिए लिखा है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के अंदर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट ऐसे करके चीजें आपकी आ जाती हैं, राइट। तो वो आपके लिए इसको लिखेंगे, बट ये सिंपल पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए वापस से, टू दैट विल बी बिट इम्पोर्टेंट। है मतलब सेम प्लेन में है, देखो ऐसे कैसे तीन है, अब ये तीन वेक्टर्स हैं, क्या इन सब का वेक्टर सम जीरो हो सकता है? नो, इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने कहा मे और मे नॉट बी जीरो। रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स मे और मे नॉट बी जीरो, इस कंडीशन में नहीं होगा। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसी बन सकती है कि सेम प्लेन में उनका रिजल्टेंट जीरो भी हो जाए, तीन का, दो का तो ऐसे बन जाता है कि मैग्नीट्यूड वाइज अगर ये सेम रहे और डायरेक्शन वाइज अपोजिट है कि सर अगर ये भी 5 है ये भी 5 है और अगर ये ऐसे जा रहा है ये ऐसे जा रहा है तो ये कैंसिल आउट कर देगा। सर 3 में कैसे कर रहा होगा? 3 में करेगा अगर ये ऐसे है और ये आपका ऐसे हो गया, समझ रहे हैं कैसे? ये जो आपके जो वेक्टर्स हैं इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ऐसे जा रहा होगा। अब अगर ये जो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बना वो मैग्नीट्यूड वाइज इस थर्ड के इक्वल आ गया तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या, इन तीनों का सम क्या हो सकता है, इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो हो सकता है जीरो। इसलिए हम कहते हैं कि थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स कभी जीरो भी हो सकते हैं कभी नहीं भी।
इसलिए मैंने आपको सेकंड पॉइंट लिखा था, रिजल्टेंट ऑफ 3 कोप्लेनर वेक्टर्स मे और मे नॉट बी जीरो, राइट। थर्ड पॉइंट, जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन नॉट बी जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर का जीरो कभी संभव है ही नहीं। जैसे ये दोनों इस प्लेन में लाई कर रहे हैं और अगर ये इस प्लेन ऐसे हो गया, समझ रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कभी ऐसे आएगा जो इसका डायरेक्शन ऐसे रहने वाला है। अब अगर ये वाला कितने ही मैग्नीट्यूड का हो, चाहे यहाँ हो कहीं भी हो, उन सब उसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा तो ऐड ही करेगा। कैंसिल आउट कैसे कर सकता है? कैंसिल आउट नहीं हो सकता। कैंसिल तभी हो सकता था जब वो थर्ड उसी प्लेन में लाई कर रहा होता। तो 3 नॉन कोप्लेनर जो वेक्टर रहेंगे ना, वो हमेशा उनका रिजल्टेंट नॉन जीरो ही रहने वाला है। तो जब भी कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव में आए, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा आ गया कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और उसमें लिख रहा हो एक ऑप्शन की रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन नॉट बी जीरो, इट विल ऑलवेज बी नॉन जीरो क्वांटिटी, राइट। तो वो हमेशा सही हो जाएगा, ठीक बात। तो ये हो गया आपका पॉलीगन लॉ, और मैंने अभी तक इसके एडिशन से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर नोट करवाए थे, ठीक बात। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये हो गया आपका एडिशन। अब मैं आपको कुछ पहले बेसिक चीज़ें बताऊंगा और फिर से वापस से हम इसको वेक्टर में इसका इसको वेक्टर में वापस से इसको हम ऐड करके देखेंगे, ठीक है। इसकी वेक्टर में एप्लीकेशंस कैसे होंगी वो हम सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने देखा गाइस कि यहाँ पर हम वेक्टर का एडिशन करना सीख गए हैं। अब वेक्टर का जब आप सब्ट्रैक्शन करना देखोगे, उससे पहले मैं आपसे कुछ बेसिक चीज़ें जानना चाहूँगा। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री आती होगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में मुझे आप पहले क्वाड्रेंट से रिलेटेड चीज़ें बताइए। देखो, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, इसको कहते हैं 180 और ये होता है 270। ये बेटा होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आप जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स रहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं। इसमें क्या होता है, साइन थीटा, और साइन का रिवर्स क्या रहता है, साइन का रिवर्स रहता है कोसेक, ठीक है। साइन थीटा, टेन थीटा, टेन का रिवर्स कॉट, और ये हो गया यहाँ पे कॉस थीटा। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जब एंगल, जैसे आपने अभी तक तो ये देखा था कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो वहाँ तक की जो जनरल जो चीज़ें थी, बेसिक जो एंगल्स थे, वो सब इसमें आते थे और ये सब के सब पॉजिटिव वैल्यूज आपको देते थे। आप सब जानते होंगे साइन जीरो कितना, जीरो, साइन 45 1/√2, साइन 90 कितना होता था, 1, जीरो से लेके 1 तक इसकी रेंज जाती थी। लेकिन अब पूछा जाए आपसे कि साइन 120 डिग्री क्या होगा या साइन 150 डिग्री क्या होगा, तो ये कुछ 90 से बड़ा हो गया। इसका मतलब जो 120 होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। वहीं अगर आपसे बात कर रहे होते कॉस 120, तो कॉस 120 बेटा आपका नेगेटिव आता, ठीक है। मुझे ग्रुप में आप बताइएगा अगर इसको लेके मुझे और थोड़ा सा अगर डिटेल में क्लास देनी होगी, देन डेफिनेटली एक लेक्चर हम इसमें लगा सकते हैं। बट मुझे लग रहा है शायद आपको ये चीज़ें आती होंगी, 9th-10th में ये इसका कुछ बेसिक्स हमने बताया होगा आपको। बट फिर भी अगर ऐसा कुछ लगेगा तो मैं उसको और फिर एवोपरेट करने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं अभी तक इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे आपका काम हो जाना चाहिए। मैं कह रहा था आपसे कि साइन 120 डिग्री, वही एग्जाम्पल आपका कॉस 120 डिग्री होता है। तो आप कहते हैं कि सर 120 डिग्री एक्चुअली यहाँ पे लाई कर रहा होगा और उसमें सर
सिर्फ साइन या साइन का जो और रिवर्स रहा कोसेक वो पॉजिटिव रहते हैं, कॉस तो सर उसमें नेगेटिव होगा, कॉस एक्चुअली इसमें पॉजिटिव रहता है। तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू तो आएगी आपकी नेगेटिव, जबकि साइन 120 डिग्री जो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो साइन 120 डिग्री आपका कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर हम इसको जो लिखने का तरीका हो जाता है, जैसे आप साइन 120 को सॉल्व कर रहे होते, साइन 120 डिग्री को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, या किसी के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि वो कहेगी सर साइन 90 प्लस 30, आपके ऊपर आप कैसे लिखें। 180 माइनस 60 भी 120 होता है, 90 प्लस 30 भी 120, इन दो ही तरीके से इसे लिखा जा सकता है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे। सेकंड में हम पहुंच गए हैं, यहाँ पर 120 की वजह से सेकंड में। फिर हमने देखा साइन 120 पूछा तो ये आएगा पॉजिटिव, तो सबसे पहले हमने प्लस या माइनस साइन यहाँ पे फिक्स कर लिया, बहुत अच्छी बात। फिर इसमें एक रूल लगाना होता है हमें, जब आप इस लाइन के हिसाब से आपको एंगल दिए हों 180 माइनस 180 प्लस, ठीक है, या 360 प्लस या 360 माइनस, मतलब इस स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से एंगल दिए हुए हों, यहाँ 180 माइनस है तो इसी हिसाब से है, जीरो तो फिर जीरो होता ही है इसमें। लेकिन अगर ऐसे कुछ कर देता तो इसमें आप जैसे यहाँ पे एंगल होता कोई, तो उससे आप 360 माइनस करके बता रहे होते। तो कोई भी एंगल जब इस लाइन के हिसाब से आपको दिया हुआ हो तो उसमें साइन साइन ही रहेगा, मतलब जो भी आपसे है साइन है कॉस है टेन है उसको हम नहीं बदलते हैं। ठीक है, मैं पहले इसको कंप्लीट बताता हूँ जब आपके समझ में आएगा। तो मैं क्या कर रहा होता, मैं देखता कि सर जो एंगल है वो 180 के हिसाब से है, तो सर साइन का साइन ही रहेगा और ये बन जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, दूसरे वाला जो एंगल रिमेनिंग होता है उसको हम ले लेते हैं। प्लस इसलिए आया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो प्लस माइनस फिक्स किया कौन से क्वाड्रेंट में है, और वहाँ पर हमने देखा साइन आया सर, तो साइन वहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फिर ये साइन का साइन ही रहा कि 180 प्लस माइनस करके जो लाइन रहती है उसके हिसाब से सर उसको रिवर्स नहीं करते हैं, साइन था तो साइन ही रहेगा, साइन 60 एंड दिस इज √3/2। ओके, अब देखते हैं इसको, कोई स्टूडेंट इसको ऐसे भी तो कर रहा होता कि सर मैं तो साइन 120 को सर मैं ऐसे लिखूंगा, कोई बात नहीं ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, अभी भी क्या सेकंड क्वाड्रेंट में बिल्कुल है, तो वहाँ पर साइन पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो अभी साइन हमारा पॉजिटिव ही है। ठीक, जिसका प्लस होगा या माइनस होगा वो हम चीज़ फिक्स कर चुके हैं। अब जब आप इस लाइन के हिसाब से हो वर्टिकल, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन थी, अब वर्टिकल के हिसाब से एंगल दिया हुआ हो आपको, वर्टिकल के हिसाब से एंगल जैसे 90 प्लस या इधर 270 प्लस या 270 माइनस, अगर ये वाली लाइन के हिसाब से एंगल दिए हुए हों, ये वाली लाइन के हिसाब से आपके एंगल दिए हुए होंगे 270 प्लस माइनस या 90 प्लस माइनस, तो साइन का कॉस कॉस का साइन ऐसे बन जाता है, जो चेंज होगा। आप इसको जर्नलाइज याद करने के हिसाब से ऐसे सोचो कि जैसे आप कि सर यहाँ तो मैं सीधे सीधे ऐसे चला गया, लेकिन जब मैं 90 प्लस मतलब एक तरह से इस बाउंड्री के ऊपर और वहां से फिर मैंने एक जंप लगाया, तो जब आप एक तरह से यहाँ से जंप मारे हैं यहाँ से जंप मारे हैं, तो आप जब नीचे गिरेंगे तो देर आर चांसेस कि आपके हाथ पैरों में लग जाए, तो वो एक तरह से यही हुआ कि साइन को ऊपर से पटका तो गिर गया तो उसका कुछ टूट गया और वो रिवर्स हो गया, साइन का कॉस बन गया कॉस का साइन बन गया, ऐसे सोच सकते हो आप। ठीक, तो सर हमने प्लस साइन तो इससे पता किया कि ये था हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, अब हम कि सर आपने 90 करके दिया है इसलिए साइन का बन जाएगा बेटा कॉस, और ये फिर 30, और कॉस 30 कितना होता है √3/2। आंसर वही आएगा, आप कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, कॉस ऐसे ही कुछ होगा कॉस होता, या कोई और एंगल इधर से आ जाए 210 आ जाए 250 टू से कुछ भी हो, जब आपके 0 से 90 डिग्री के बाद के कुछ एंगल्स दिए हुए होंगे तो उनको हम सबसे पहले तो ये डिफाइन करते हैं। इसको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, इसमें इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन, इसमें टेन, इसमें कॉस, तो इसको ले लो आप ए, साइन का एस, टेन का टी और कॉस का सी, ए एस टी सी।
है, इसको आप याद कर सकते हैं। ASTC का मतलब हुआ ऑल स्टूडेंट टू दी कोचिंग, ऑल स्टूडेंट टू दी कोचिंग। इस लाइन से आप याद रख सकते हैं उसको। ए से बनेगा हमारा ऑल, स्टूडेंट से बनेगा मेरा साइन, टू से बनेगा टैन, और कोचिंग से बनेगा मेरा कॉस। ठीक बात। तो क्वाड्रेंट आपके समझ में आ रहे थे। फिर हमने क्वाड्रेंट के अंदर जो जो एंगल्स आए हैं वो उसमें कौन कौन से पॉजिटिव रहते हैं साइन कॉस टेन के हिसाब से, वो हम यहाँ से फिक्स कर लेंगे। फिर उसको एंगल 180 प्लस माइनस करके दिखाया है, 90 प्लस किया है या 270 प्लस माइनस किया है, वो हम फिर ऐसे करेंगे। 180 पे जो जैसा है वैसा ही रहेगा, डायरेक्टली उसको लिख देंगे। और 90 या 270 के हिसाब से जब आप एंगल यूज कर रहे होंगे तो उसमें फिर हमको चेंज करना होगा। क्लियर बात। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की थी। आई होप आपके ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक। अब हम एक और ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ें कुछ इसमें ज़रूरत पड़ सकती है कि मैं आपसे पूछूं, एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, और ये हो गया हमारा x, y और z, और ये है एंगल थीटा। तो शायद आप सब लोग जानते होंगे, मैं आपसे पूछूं कि सर साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा सब लोग क्या कहेंगे कि सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा कि सर कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या रहेगा, टेन थीटा रहेगा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आया साइन थीटा। तो अब इसमें अगर इस ट्रायंगल में आप साइन थीटा की वैल्यू डाल रहे होते कि परपेंडिकुलर क्या है y अपॉन हाइपोटेन्यूज z, उसी तरह से cos थीटा बेस दिस इज x एंड हाइपोटेन्यूज इज z, और यहाँ पर ऐसे ही ये बन जाता y अपॉन x। तो क्या अब अगर आगे मुझे इस चीज़ की जरूरत पड़ी कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे वैल्यूज आप चेंज रख पाओगे। ठीक है, ओके। तो ये हमारी कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जो मैंने आपको बताई, जिसका अभी वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस में यूज पड़ सकता है, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब हम इसको, हमने एडिशन करना देख लिया, अब हम देखते हैं इसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। हेडिंग डालिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, जैसे मान लिया जाए आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जैसे एक लेट देयर इज अ वेक्टर ए in this direction, this is a vector, and there is a vector b in this direction. तो a प्लस बी तो आपने देख लिया था, बट अगर हम ये कहें कि what will be a वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ भी नहीं है, सिंपली आप इसे ऐसे सोचो कि सर मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है दिस इज वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b। समझ रहे हैं बात को कि सर वो सब्ट्रैक्शन ना हो के मैं एक तरह से वेक्टर ए में सर माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ। अगर आप अगर इस चीज को कर सकते हैं तो वापस वही की वही हो जाएगा। अगर इस तरह से आप सॉल्व करें, इन दोनों को इस तरह से ऐड कर दिया, दैट विल बी द फाइनल आंसर, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। तो उसी तरह से उसे आप ट्रीट कीजिए। कैसे कि सर वेक्टर ए मैंने ऐसे ले लिया, बहुत अच्छी बात, सर दिस इज वेक्टर ए, सर ए वेक्टर मैंने ऐसे ले लिया, और बी वेक्टर ये था सर, जो हमारा बी वेक्टर है सर वो ये है। ठीक,
मुझे चाहिए माइनस बी, तो जब बी इधर है तो माइनस बी उसका अपोजिट, समझ रहे हैं? अगर एक वेक्टर ऐसे है, दिस इज 5i कैप, तो -5i कैप ऐसे होगा। तो अगर बी ऐसे है तो माइनस बी ऐसे होगा। तो मैं क्या करूँगा, दिस वेक्टर एंड दिस विल बी माइनस बी वेक्टर। तो ए और बी के बीच में एंगल लेट से आपका थीटा था, ए और बी के बीच में आपका क्या था, एंगल थीटा था। तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये कौन सा एंगल है, ये है दिस द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी। कि सर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, और ये थीटा है सर, तो फिर ये कितना बचा, ये बचा बेटा 180 माइनस थीटा। समझे यहाँ तक बात को? दिस विल बी 180 माइनस थीटा। तो ए माइनस बी का मॉड या मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसी तरह से करेंगे कि मैं इसको ऐड कर देता। तो ए स्क्वायर, ये वेक्टर का स्क्वायर प्लस माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ए माइनस बी कॉस थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वैसे ही किया। मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि मैं ए में माइनस बी को ऐड कर रहा हूँ, तो उसमें ए प्लस बी क्या होता था, ए प्लस बी होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इस सब का रूट होता था। उसी तरह से अब ए माइनस बी क्या रहेगा कि सर ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर जो थीटा रहेगा, दिस विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, दिस विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि ए और माइनस बी को ही तो मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि सर ए माइनस बी का जो मॉड रहेगा सर, ये स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ही आ गया सर, और ये चाहे माइनस बी है बट उसका स्क्वायर करके सर फिर से भी स्क्वायर हो गया। ऐसा तो सर उसमें भी होता था ए प्लस बी में। यहाँ तक सब कहानी बराबर है। ये मॉड लगा दिया तो ये भी प्लस ही हो गया कि सर यहाँ तक भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ सर, 2ab, ये माइनस है बट ये मॉड लगा के ये भी प्लस बन गया। अभी तक कुछ भी नहीं बदला, जैसे पहले था ए प्लस बी वैसा ही है। बट जिस कॉस कि सर ये पहले जो थीटा होता था दैट थीटा वाज बिटवीन ए एंड बी, और यहाँ पर सर जो थीटा है वो ए और माइनस बी के बीच में है, तो ए और माइनस बी के बीच में तो एंगल 180 माइनस थीटा है। तो कॉस 180 माइनस थीटा। इसलिए मैंने आपको जो जस्ट पहले साइन 180 150 120 वाली जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वो इसी वजह से कर रहा था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक बात? तो आप सब जानते हैं कि cos 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ASTC कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में आया है, बट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है सर, cos तो क्या रहेगा, नेगेटिव, कि सर ये नेगेटिव आएगा। और जब 180 प्लस माइनस करके दिखाते हैं तो सर चेंज होती हैं सर चीज़ें, साइन का cos और cos का साइन बनता है, तो हम करेंगे। तो मैं अगर इसको सॉल्व कर रहा होता cos 180 माइनस थीटा, तो सबसे पहले मैंने प्लस माइनस देखा कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में, और cos की वैल्यू पूछ रहा है सर, cos नेगेटिव होता है वहाँ पे साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए सर मैंने माइनस लगा दिया। 180 करके आता है तो सर कुछ भी चेंज नहीं करते हैं सर, वही की वही है सर, इसलिए मैंने सर cos ही छोड़ दिया सर, और ये थीटा आ जाएगा। तो cos 180 माइनस थीटा सर एक्चुअली माइनस cos थीटा होता है, याद रखिए। तो दिस a माइनस b का जो मॉड रहेगा, दिस विल बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये माइनस इस cos 180 माइनस थीटा की वजह से आया माइनस 2ab cos। तो दोनों a प्लस बी और a माइनस बी में डिफरेंस एक्चुअली सिर्फ यहाँ पे आया माइनस 2ab cos थीटा के लिए। ठीक है, समझ गए?
वो रिजल्टेंट का जो एंगल आता था उस केस में पहले क्या आ रहा था, पहले होता था, मैं बताऊं कि अगर रिजल्टेंट अल्फा एंगल बना रहा हो तो आप कहते थे सर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस वी कॉस थीटा, ऐसे होता था सर। अब इसमें जो रिजल्टेंट बता रहा हूँ, लेट्स से कि दिस इज tan अल्फा डैश है कि सर ये रिजल्टेंट, दिस वाज द केस व्हेन यू वर डूइंग a प्लस वी। लेकिन जब आप a माइनस वी कर रहे हो तब क्या होगा, तो कुछ रिजल्टेंट का एंगल चेंज हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसकी डायरेक्शन के लिए अब आप क्या करोगे यहाँ पे, मेरा एक तरह से थीटा ही तो चेंज हुआ, थीटा 180 माइनस थीटा हो गया, बाकी सब क्यों, क्योंकि वो बी को माइनस बी कर दिया है। तो अभी भी क्या हो रहा होगा कि सर बी साइन थीटा की जगह सर मैं लिख दूं 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस वी कॉस, और सर थीटा चेंज हुआ है तो वो हो गया 180 माइनस थीटा। कोई बुराई वाली बात इसमें? नो। ठीक कि सर 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो सर ये तो पॉजिटिव आएगा और 180 की वजह से साइन का साइन ही रहने वाला है, तो सर ऊपर वाला तो सर बी साइन थीटा ही हो गया। बहुत अच्छी बात, डिवाइडेड बाई ए सर कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और 180 माइनस करके दिखाया इसलिए कॉस का कॉस ही रहेगा, तो सर ये बन जाएगा ए माइनस वी कॉस थीटा। यार समझ में आया ना तुम्हारे, कॉस 180 माइनस थीटा 180 की वजह से चेंज नहीं किया, क्योंकि चेंज जो होता है 90 प्लस या 270 प्लस वाली जो वर्टिकल लाइन होती है ना उसमें चेंज करते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता है इसलिए ऊपर वाला नहीं हुआ, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो बी साइन थीटा अपन ए माइनस बी कॉस थीटा। तो ये यहाँ पे फिर अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो क्या अब आप a माइनस बी इजीली कर सकते हैं, यहाँ तक कोई बुराई वाली बात? नो। आगे बढ़े, राइट, ठीक है। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज भी देखेंगे जिसका मैकेनिक्स में बहुत यूज पड़ता है डायरेक्शंस को लेके। क्यों, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा बहुत सी क्वेश्चन अब आप कहेंगे कि a man is running, a train is going, a car is going in north, south, east direction, या और कुछ और सर्टेन एंगल होगा, तो वो उन सब चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन को लेके आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये सब क्लियर है। डायरेक्शन को लेके क्या आपका ये क्लियर है, ये वाला डायरेक्शन कौन सा रहता है? मैक्सिमम आप लोग जानते होंगे कि सर ऊपर जो रहता है नॉर्थ और सर नीचे जो रहता है साउथ। ठीक कि सर ये नॉर्थ ये साउथ और ये क्या होगा बेटा, इसमें थोड़े से कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे बहुत सी बार, आपको आता है बहुत अच्छी बात है कि सर इधर ईस्ट और इधर ये वेस्ट। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, एक आप ट्रिक याद रख लें कि आप क्या करें, क्लॉक की डायरेक्शन में, अब घड़ी कैसे चलती है हमारी ऐसे, क्लॉक की डायरेक्शन में न्यू की स्पेलिंग याद रखें NEW, पहले डब्ल्यू नहीं आता ई आता है न्यू में, तो NEW क्लॉक के डायरेक्शन में, क्लॉक ऐसे ही चलती है, क्लॉक के डायरेक्शन में न्यू की स्पेलिंग याद रखेंगे तो इधर हम हमेशा ईस्ट रखेंगे तो इधर वेस्ट आ ही जाएगा। नॉर्थ साउथ में कोई वाली बात थी ही नहीं, नॉर्थ ऊपर आता है साउथ नीचे आता है। इज दैट क्लियर? आप 11th में हैं सब लोग यार, इतना तो शायद जानते ही होंगे। ठीक है, तो जब भी आएगा एक कार इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ तो आप कहेंगे सर ऐसे गई, ए कार इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स साउथ, कार ऐसे गई। ठीक है, लेकिन आप इसको क्या कहेंगे, जब बीच में हो जाए तो उस टाइम पे बहुत से लोग जानते होंगे कि सर ये उन दोनों के एग्जैक्टली मिडिल में जा रही है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हम कह सकते हैं कार इज मूविंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोल सकते हो आप, नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सा हो गया भाई, साउथ ईस्ट। ये कौन सा हो गया, साउथ वेस्ट। यहाँ तक सबका क्लियर? ठीक है,
नोट कर लीजिए। तो एग्जैक्टली जो मिडिल में रहेगा, इसका मतलब उन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ऐसा हम तभी करते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया। लेकिन कभी ये जरूरी थोड़ी 45 डिग्री के एंगल पर हो, कभी कभी 30 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 53 डिग्री, 73 डिग्री, ये कुछ भी और हो सकता है। अगर ऐसी कुछ वैल्यूज रही तब हम इनको कैसे और किधर दिखाते हैं वो भी हमें एक्चुअल में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं उसी को आपको समझाता हूँ। देखो, अगर मान लिया जाए ये है आपका नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये ऐसे होता 30 डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन होता दैट सुनील इज गोइंग, सुनील इज गोइंग, अब ऐसे कुछ आ जाए विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड और इस डायरेक्शन में। तो मैं जो ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि पहले तो आपको वो डायग्राम बनाना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए कि डायरेक्शंस को पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, इसको आप लिखोगे कैसे, इसको हम लिखते हैं एक्चुअल में, पहले ईस्ट आएगा, 30 डिग्री आएगा और यहाँ पे नॉर्थ आएगा। ध्यान देना मेरी बात पर, इसको लिखते तो ऐसे हैं और जब हम इसको रीड करेंगे पढ़ेंगे तो इसको पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये होता है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन में ईस्ट से 30 डिग्री, ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 30, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब होगा ईस्ट से 30 डिग्री। पढ़ना आ रहा हो, बोलना आ रहा हो, अच्छी बात है, नहीं है तो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होने चाहिए। कैसे याद करना है आप उसे समझ लीजिए, देख लीजिए। पढ़ने का तरीका आ गया, आप किसी भी बुक्स में देखेंगे कहीं आपको कोई टीचर खड़ा करता है कि सर मैं रिवर्स से स्टार्ट हो जाऊंगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मेरा काम हो गया। सर कोई ऐसे कह रहा होगा अगर मुझसे कि सर ऐसे लिख दिया बाई चांस, कैसे पढ़ेंगे, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, कि सर पढ़ना तो आ गया, मैं आपकी 60 डिग्री को उठाऊंगा और पीछे से रिवर्स करूंगा, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे कि जब जहाँ पे पहला जो आपको वर्ड दिख रहा है ना, यहाँ पे साउथ, यहाँ पर ईस्ट, तो जो पहला आ जाए उसी से आपको एंगल लेना है। तो एक पढ़ना आना चाहिए, एक आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, आपका काम खत्म। 30 डिग्री, तो मैंने क्या किया कि सर पहला वर्ड ईस्ट है, ईस्ट से 30 डिग्री बना दिया सर नॉर्थ की डायरेक्शन में। आप इसको बना रहे होते कि साउथ 60 डिग्री वेस्ट, कि सर मैं क्या करूँगा साउथ से एंगल लूँगा, साउथ ये है, साउथ से एंगल लूँगा सर 60 डिग्री वेस्ट की डायरेक्शन में, ये हो गया साउथ। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, मैं अब इस पर कुछ और एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको। ठीक है, देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मान लिया जाए ये है मेरा 20 डिग्री, ये है मेरा 20 डिग्री। अब इसको आप या बुक में लिख रहा होता या आप ऑप्शंस में लिख रहा होता तो पहले तो इसको देखो, इसको लिखेंगे कैसे कि सर ईस्ट से एंगल बनाया, तो मैं पहले ईस्ट लिखूंगा, 20 डिग्री लिखूंगा और इधर नॉर्थ लगा दूंगा। पढ़ेंगे कैसे, 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, रिवर्स पढ़ना होता है। और लेकिन जरूर थोड़ी ऑब्जेक्टिव में ऐसा एक ही ऑप्शन हो,
यही चीज है, सेम डायरेक्शन है, उसका दूसरा और तरीका हो सकता है। जरूरी थोड़ी है आप ईस्ट से एंगल है, ये भी तो ले सकते हो। अगर ये आपको 20 डिग्री एंगल है तो फिर ये कितना, पूरा एंगल तो 90 होता है, तो ये कितना बचेगा 70। तो आप ऐसे भी तो कह सकते हो। और कोई बुराई वाली बात, एक ही बात है, 70 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 70 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यहाँ पे आपको नॉर्थ के साथ एंगल 30 डिग्री बनाया, इसमें ईस्ट के साथ 20 डिग्री एंगल बनाया। मेरी बात अगर आपकी समझ में आ रही है तो इसको बताओ तो। कि सर यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ है, ये सर वेस्ट है। मैं सर इसको बता सकता हूँ कि इसने नॉर्थ के साथ 60 डिग्री एंगल बनाया है, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन। पढ़ूंगा कैसे, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। और सर ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये 30 डिग्री बचा, तो सर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, वेस्ट यहाँ पे 30 डिग्री और ये हो गया आपका 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्लियर बात है, कैसे भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्या आप समझ लेंगे, कहीं का भी डायरेक्शन हो। 30 डिग्री, इसको कैसे देते, ये कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गया, फोर्थ में, कि सर इधर साउथ होगी, इधर होगा सर वेस्ट। तो मैं सर ऐसे कह रहा हूँ साउथ 30 डिग्री और ये होगा सर वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। और सर मैं इसको क्या नाम दे सकता हूँ दूसरा, सर इसको नाम दे सकता हूँ, अगर मुझे वेस्ट के साथ एंगल बनाना होगा तो वेस्ट, ये 60 और ये साउथ। अगर आप किसी में, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो पिछले जो 4-5 मिनट में हमने कहा है उसको फिर से आप रिवर्स जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा। पढ़ते टाइम हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, लिखते टाइम, बनाते टाइम हम देखेंगे पहली जो डायरेक्शन है हमारी, जो पहली दिशा है उसके साथ क्या एंगल है। यहाँ पहला ईस्ट आया तो ईस्ट से 20 डिग्री बनाया, यहाँ पहले नॉर्थ के साथ एंगल है 60, तो नॉर्थ के साथ एंगल है 60, ये साउथ के साथ 30 डिग्री है तो साउथ के साथ 30 डिग्री। ठीक है, बट मैं जब इसको बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से वेस्ट ऑफ साउथ। क्लियर, कोई दिक्कत, ये सब चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई है। और इसकी इनफैक्ट जो आगे आपके जो चैप्टर्स आएंगे किसी में भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे हम काइनेमेटिक्स की बात कर लें तो वहाँ पे आ जाएगा ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है, एंड देन फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो जब चेंज कर रहे होंगे तो ईस्ट वेस्ट में चेंज प्लस माइनस करेंगे और फिर उसी तरह से उसकी डायरेक्शन होते जाएंगे, डायरेक्शन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको बेटा आना चाहिए। समझ में आई बात आपकी, क्लियर यहाँ तक, कोई कष्ट, नो, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है बेसिकली आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको बोलता जाता हूँ। देखिए, a car travels 6 kilometer to a car travels 6 kilometer towards north at an angle 45 degree to the east, then travels a distance of 4 kilometer towards north at an angle of 135 degree to the east। दोनों ही ईस्ट से एंगल हैं बट अलग अलग दिए हैं। How far is the point from starting point? How far How far is the point from starting point and what angle does the straight line joining its initial and final position makes with east? ठीक है, क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द डायरेक्शंस। तो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे, किधर साउथ, किधर वेस्ट, किधर नॉर्थ होता है। तो सबसे पहले तो बेटा यू जस्ट ड्रॉ दैट, कि सर मैं ऐसे करूंगा सर कि ये नॉर्थ है सर, ये साउथ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है सर, क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो मुझे लग रहा है 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एट एंगल 45 डिग्री टू द ईस्ट, कि सर ईस्ट से 45 डिग्री का एंगल लिया है सर इसने, और सर ये 6 है,
6 किलोमीटर। ठीक है, फिर आप क्या करो, वापस ओरिजिन पाइए, फिर क्या कह रहा है, देन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। ईस्ट से 135, 90 ऐसे है तो 135 के ऐसे चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, और ये होगा 4 किलोमीटर, बट दिस टाइम दिस एंगल विल बी 135 डिग्री, ये वाला एंगल 130। तो ये कितना हुआ कि सर ये पूरा 180 होता है, 135 है, तो सर ये 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है इनिशियल से फाइनल किधर चला गया, कितना चला गया और किस डायरेक्शन में चला गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको आएंगे वेक्टर में, नहीं काइनेमेटिक्स में, कहीं भी आगे के चैप्टर्स में भी आ जाएंगे, हमेशा हम ऐसे ही किया करेंगे इनको। तो हमें देखना है इसका कि नेट मोमेंट एक्स में कितना हुआ, नेट मोमेंट वाई में कितना। जो आप नॉर्थ में जैसे 50 मीटर गए और फिर साउथ में 20 मीटर आते तो आप डायरेक्टली आंसर देते कि सर 30 मीटर हुआ, क्योंकि सीधे सीधे माइनस कर दिया। लेकिन जब ये बीच के एंगल्स होते हैं ना, तो हमें बेटा इनके कंपोनेंट्स करने पड़ते हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने पिछली क्लास में ही आपको बताया था कि जैसे कि ये अगर f है और f के आप कंपोनेंट्स करो, ये थीटा है, तो फिर ये क्या कहते हो आप इसको, आप कहेंगे f cos थीटा, और जो रिमेनिंग हो जाता है वो बचता है f sin थीटा। याद करने का तरीका क्या बताया था मैंने बताया था जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ हो, हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है यार, याद करने के लिए सिंपल क्या, देखो f आपको चाहिए, ये क्या है सर, ये पता नहीं x है, थीटा लगा दो। तो इसमें जब cos थीटा कहोगे तो अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री ये क्या होता है, cos थीटा सर बेस जो x है अपॉन हाइपोटेन्यूस f, तो सर यहाँ से x इज इक्वल टू f cos थीटा आ गया। तो हर बार ऐसे नहीं करना है, याद करो उसको, फास्ट कैसे कर सकते हैं हम सब कि सर एंगल जैसे एक्सिस के साथ एंगल गिवन होगा वो उसके क्लोज होगी, तो सी से क्लोज और सी से कॉस, तो ये बन गया f cos थीटा, तो बचा हुआ बन गया f sin थीटा। ठीक है, तो नेट मोमेंट क्या होगा, नेट मोमेंट इन द एस एक्स डायरेक्शन विल बी कि सर 6 का 45 के साथ करूंगा तो ये बन जाएगा सर 6 cos 45, ये क्या बन जाएगा 4 cos 45 डिग्री। सर हॉरिजॉन्टल तो ये बन गया सर, अपोजिट डायरेक्शन हमारे हॉरिजॉन्टल, बट बेटा इनके वर्टिकल डायरेक्शंस क्या रहेंगे, इसका भी वर्टिकल ऐसे बनेगा साइन और इसका भी वर्टिकल ऐसे आएगा, दोनों के दोनों ऐड होंगे, तो नेट मोमेंट इन द बाई डायरेक्शन वो ऐड हो जाएगा। तो एस एक्स को तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 6 माइनस 4 cos 45। ठीक है, मैंने स्टेप्स थोड़ी कम कर दिए यार, तुम ऐसे कर लो, बोले 6 cos 45 माइनस 4 cos 45, एक डायरेक्शन इधर है एक इधर है, इसलिए माइनस आया। तो ये कह दोगे 2 इंटू 1/√2, जब आप इसे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल बी गेटिंग आंसर √2, और ये अगर x डायरेक्शन है तो मैं कह दूँ इसको i कैप। यहाँ तक सिंपल है। और मैं अगर आपसे कहूँ कि नेट मोमेंट इन द बाई डायरेक्शन कि सर वो एक्चुअली ऐड होगा, तो आप कहेंगे सर 4 + 6, और दोनों ही एंगल बराबर है, एंगल अलग अलग होते तो फिर मैं अलग अलग करता, इसलिए बराबर है तो एक साथ कर दिया कि सर sin 45, तो सर ये बना tan इंटू sin 45 सर 1/√2, इसे ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा 5√2 j कैप। ठीक है, इसलिए सर जो आप रिजल्टेंट बता रहे हो सर, उस रिजल्टेंट को मैं आर वेक्टर को लिख सकता हूँ सर √2 i कैप प्लस 5√2 j कैप। अगर आपको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए सर तो इसको √2 का स्क्वायर कर देंगे और इधर भी 5√2 का स्क्वायर कर देंगे। ये तो हो गया सर इसका रिजल्टेंट। ठीक है, अरे e स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लगाया है सीधा सीधा, दिख नहीं रहा है तो मैं इसलिए इस पर डबल मार रहा हूँ। ठीक, आपसे अगर एंगल पूछ रहा होता कि सर tan अल्फा इज y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट, तो 5√2 डिवाइडेड बाय √2 कि सर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा सर tan इनवर्स 5, सर ये आंसर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इसको आप थोड़ा सा देखिए, सॉल्व कीजिए, मेरी सारी वर्कशीट सॉल्व कीजिए, देन फिजिक्स विल बी जस्ट लाइक एबीसीडी फॉर यू।
अगर आप साथ साथ नहीं चले, साथ साथ न्यूमेरिकल्स नहीं किए, मैं डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। ठीक है, तो पहले बेसिक्स बहुत अच्छे से स्ट्रांग होने चाहिए, फिर उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे तरह के क्वेश्चंस देता रहूँगा, कराता रहूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। बट आप अगर आप साथ साथ नहीं चले तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। फिजिकल क्लासेस में वैसे ही आपका चेहरा देख के हम समझ सकते थे कि सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको अलग से बुला के एक्स्ट्रा क्लासेस करानी है, क्या करना है। बट ऑनलाइन क्लासेस में आपकी तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा, मिल नहीं पा रहा, तो आप कैसे चल रहे हैं, क्या है, या आप छुपाइए मत चीज़ों को, बताइए हमें, आप बताएंगे शायद हम और अलग तरीके से आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, प्लीज़ लेट मी नो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो और कीप इन टच।